Hi friends, welcome to today's session. Today we'll be discussing about percentage, the third chapter, right? So previously we have talked about how when the base changes, the percentage changes. We talked about fraction as percentage. So today's session is basically on percentage, the change in percentage. When things change, how percentage also changes. That is what we are going to look at, right? So let's get started with today's session, and I'll be sharing the screen right now. So friends, if you have a look, what I've done is I've given three questions, and also at the extreme on the on one side of the screen, I have put those fractions as percentage, which we have discussed in the earlier class, just as a reference, so that you can have a look at those reference and you can figure out that how you can solve these kinds of questions easily, right? So let's get started with the very first question. Now, the first question says the price of sugar has increased by 20%. So price has increased by 20%. By what percentage should I reduce my consumption so that my expenditure remains constant? So यहाँ पर हम लोग तीन चीज के बारे में बात करेंगे. We are talking about consumption. We are talking about your price of sugar, and also we are talking about the expenditure. So यहाँ पर clearly आपको पहले एक चीज समझना पड़ेगा that what is the relationship between the three of them. Now the relationship between the three of them, अगर मुझे तो फ्रेंड्स अगर आप देखोगे what is the relationship between the price of a sugar, the consumption that I'm doing, and the expenditure. So can I say that the price per unit, let's say price per unit जो है, if you multiply that, you multiply the price per unit with what? With my ओवरऑल कंजम्पशन. मैं कितना केजी खरीद रहा हूँ, दैट शुड गिव मी अदरवाइज माई एक्सपेंडिचर, मेरा टोटल खर्चा कितना हो रहा है. तो मान लीजिए शुगर इज 10 रुपीज पर केजी, आई एम बाइंग 5 kg, सो मेरा एक्सपेंडिचर हो रहा है 50 रुपये, राइट? सो दिस इज इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर? फर्स्ट दैट इज व्हाट हैज टू बी डिटरमिन. नाउ यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को अगर हम लोग लेट्स से हम बोलते हैं कि प्राइस ऑफ अ शुगर हैज इंक्रीज्ड बाय 20%, तो लेट्स से हम लोग बोल देते हैं दैट बॉस प्राइस 20% इंक्रीज हुआ है. सो लेट्स से P1 इज द ओल्ड प्राइस. कितना था? P1 इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो लेट्स से वी कंसिडर इट टू बी 100. सो P2 अभी व्हाट इज द न्यू प्राइस? द न्यू प्राइस राइट नाउ हैज इंक्रीज बाय 20%, सो 120. अभी मुझे मेरा कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन है मेरा C1 जो है, और मेरा C2 जो है, राइट? तो यहाँ पर लेट्स से माई कंजम्पशन इज ऑल्सो 100. अभी यहाँ पर व्हाट इज माई कंजम्पशन C2 मुझे पता नहीं है क्या होने वाला है. C2 इज आई डोंट नो. बट क्वेश्चन के हिसाब से एक्सपेंडिचर पहले भी ई हो रहा था, अभी भी एक्सपेंडिचर ई हो रहा है, बिकॉज मेरा एक्सपेंडिचर भी कांस्टेंट है. सो व्हाट इज द रिलेशनशिप? आई कैन से P1 C1 शुड बी इक्वल टू P2 C2, राइट? सो फ्रॉम हियर द रिलेशनशिप दैट आई डिराइव इज दैट P1 into C1 should be equal to P2 into C2, because दोनों जगह एक्सपेंडिचर सेम है. सो आई कैन से दैट 100 into 100 should be equal to 120 into C2. So what's the value of C2? The value of C2 is 100 into 100 divided by 120. तो अगर आप इसको कैंसिल करोगे, सो व्हाट यू लैंड अप ओवर हियर, इन सबको कैंसिल करोगे, यू लैंड अप ओवर हियर विद द नंबर ऑफ 83.33%. तो यहाँ पर आपका C2 का वैल्यू कितना निकाला है? 83.33%. सो 83.33%. अगर C1 100 था, अभी C2 कितना हो गया? 83.33, राइट? सो इन दैट केस व्हाट इज द ड्रॉप इन परसेंटेज, आप बोल सकते हो इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन. तो 100 से अभी 83.33 अगर हो गया, तो क्लियरली द ड्रॉप इन परसेंटेज ओवर हियर इज 16.67% इज द ड्रॉप इन परसेंटेज. और वही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था दैट बाय व्हाट परसेंटेज शुड आई रिड्यूस माई कंजम्पशन. ठीक है, तो यहाँ पर 100 P1 और C1 लेने का फायदा ये हुआ दैट मुझे फटाक से पता चल गया दैट एग्जैक्टली C2 क्या था, और सब्ट्रैक्ट करते मुझे पता चल गया व्हाट इज द परसेंटेज, बिकॉज परसेंटेज इज आल्सो कैलकुलेटेड ऑन 100, राइट? सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स हैव अ लुक कि इसको कोई और मेथड से क्या हम सॉल्व कर सकते हैं. अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर मेथड को, जिस मेथड में हम लोग साइड में जो हमारे पास जो बार दिया गया जहां पर वी हैव बीन राइटिंग ऑल दीस फ्रैक्शंस, तो इस फ्रैक्शंस को लेकर हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? नाउ द प्राइस ऑफ शुगर हैज इंक्रीज्ड बाय 20%. इंक्रीज्ड बाय 20%. तो अगर आप देखोगे P1 और P2, तो क्लियरली आप बोल सकते हो अगर P1 P2 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन होता है 1/5, 1/5. तो इसका मतलब अगर पहले का प्राइस 5 था, इंक्रीज हुआ है बाय 1, इसका मतलब P2 का नहीं से अभी 6 हो गया है. सिंपल, करेक्ट? इसका मतलब क्या होता है दोस्त? इसका मतलब ये होता है, आपको पता है दैट यहाँ पर एक्सपेंडिचर जो होगा, एक्सपेंडिचर दोनों का जो होगा वो सेम रहेगा. तो ये सेम कब हो सकता है? अगर आपका यहाँ पर जो भी कंजम्पशन हो रहा है, जो भी कंजम्पशन हो रहा है, यू नो दैट P1 मल्टीप्लाइड बाय कंजम्पशन हैज टू गिव मी एक्सपेंडिचर. सो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है, तो क्लियरली अगर मैं यहाँ पर 6 करूंगा और यहाँ पर 5 करूंगा, ओनली देन ये कंजम्पशन मेरा दोनों जगह 30 होगा, बिकॉज 5 के साथ 6 मैं अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 6 के साथ मुझे 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. गॉट इट, राइट? तो इसका मतलब जो मेरा कंजम्पशन पहले 6 था, अभी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा. तो कितने का डिक्रीज हुआ है? 1 का डिक्रीज हुआ है. किसके ऊपर?
मेरा ओरिजिनल कंजम्पशन क्या था 6 के ऊपर, सो व्हाट इज माय डिक्रीज इन कंजम्पशन, दैट इज 1/6 विच इज इक्वल टू 16.66%। तो आप देखो ऐसे अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो चाहे कोई भी परसेंटेज दिया गया हो, हम इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, ना 100 लेने की जरूरत है ना कुछ लेने की जरूरत है। मान लीजिए कि द प्राइस ऑफ शुगर हैज इंक्रीज्ड की जगह डिक्रीज दिया गया होता और 20% की जगह दे दिया होता 8.33%, है ना, तो हमें 100 लेने की जरूरत नहीं। 8.33% क्या होता है, 1/12 होता है। करेक्ट। तो एज पर द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द प्राइस ऑफ शुगर हैज डिक्रीज्ड बाय 8.33%। आई एम जस्ट गिविंग एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल। इसका मतलब अगर आप P1 लोगे और आप P2 लोगे, राइट नाउ 1/12 का डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब पहले अगर 12 था, अभी कितना हो गया, 11 हो गया है, 12 से 11 हो गया है। करेक्ट। और बोल रहा है कि भाई एक्सपेंडिचर सेम करना है, तो मैं कंजम्पशन को और कितना इंक्रीज कर सकूं। तो क्लियरली अगर ये 12 है, ये 11 है, तो कंजम्पशन जो है ये 11 होने से ये 12 होगा, बिकॉज अल्टीमेटली एक्सपेंडिचर सेम होना चाहिए। एंड एक्सपेंडिचर क्या है, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय कंजम्पशन। तो 12 के साथ मैं अगर 11 मल्टीप्लाई करूंगा तो 11 के साथ मुझे 12 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओनली देन आई गेट द सेम रिजल्ट। तो अगर आप देखोगे कंजम्पशन पहले 11 था, अभी कितना हो गया, 12 हो गया, तो कितने का इंक्रीज हुआ, 1 का इंक्रीज हुआ, किसके ऊपर, वो 11 का हुआ। तो कंजम्पशन कितना इंक्रीज करेगा, 1/11। 1/11 अगर आप उस टेबल में देखोगे, टेबल में क्या लिखा हुआ है, 1/11, 1/11 इज नथिंग बट इक्वल टू 9.09%। 9.09% का इंक्रीज हो सकता है कंजम्पशन, अगर मेरा ये वैल्यू को मैं चेंज करता हूं। तो आप अगर ये परसेंटेज को याद रखोगे, 1/1 कितना होता है, 1/2 कितना होता है, इन दैट केस मेनी क्वेश्चन आप इजीली ऐसे ही निपटा सकते हो। राइट, लेट्स नाउ हैव अ लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। व्हाट डज द सेकंड क्वेश्चन से? सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि बॉस, एज इनकम इज 40% मोर देन इज एक्सपेंडिचर, फाइंड इज सेविंग्स परसेंटेज। तो यहां पर भी क्लियरली हम तीन चीज देख रहे हैं। एक हम बात कर रहे हैं, देखिए व्हाट इज द रिलेशनशिप, व्हाट इज द इनकम, एक जगह पे है एक्सपेंडिचर और एक जगह पे सेविंग। तो कैन आई से यहाँ पर इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। करेक्ट। तो अगर आप देखोगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है दैट एज इनकम इज 40% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर। तो अगर मैं इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का एक टेबल बनाता हूँ, प्लीज डू नॉट फॉरगेट तीनों का रिलेशनशिप इज आई इज इक्वल टू ई प्लस एस, पर तीनों का टेबल बनाता हूँ तो यहाँ पर 40% मोर देन एक्सपेंडिचर का मतलब है, कैन आई से दैट मेरा एक्सपेंडिचर इज 100, तो मेरा इनकम इज 40 मोर, दैट इज 140। देखिए हमेशा इनकम को 100 लेना जरूरी नहीं है, आपको समझना पड़ेगा दैट 100 हम उसको लेंगे जो हमारा बेस होगा। करेक्ट। तो दैन, यहाँ पर दैन इज एक्सपेंडिचर बोला है, एक्सपेंडिचर के साथ कंपेयर किया जा रहा है, इसका मतलब हम एक्सपेंडिचर को 100 पकड़ेंगे ताकि इजियर कैलकुलेशन हो जाए। तो क्लियरली आपको पता चल जाएगा सेविंग कितना है, यहाँ पर 40 है, सेविंग इज 40%। राइट, 40 है, सॉरी नॉट 40%। तो फाइंड इज सेविंग परसेंट। तो सेविंग परसेंट किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, हम जब सेविंग्स या फिर इनकम, जब हम एक्सपेंडिचर का परसेंटेज निकालते हैं, वी ऑलवेज फाइंड इट आउट इनकम। इनकम को हम सोचते हैं इनकम इज 100%, लेकिन यहाँ तो इनकम कितना है, 140 है। तो इसका मतलब सेविंग्स जो 40 है, ये 40 किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, दिस कैलकुलेशन विल हैपन ऑन 140 इंटू 100%। दिस विल गिव यू योर सेविंग्स परसेंटेज कितना है, ये आपको सेविंग्स परसेंटेज बताएगा। तो ऑब्वियसली 0 0 कैंसिल हो जाता है यहाँ पर। करेक्ट। सो the answer to this question would be 400 by 14 or 200 divided by 7. This much percentage is the savings percentage. Percentage. Okay. Now, अगर मान लीजिए इसको हम लोग फ्रैक्शन में करने की कोशिश करते हैं जैसे हम लोग किए थे, तो वही हम लोग क्या करेंगे, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स। अच्छा, इस बार परसेंटेज क्या दिया हुआ है, 40%। 40% का मतलब इन फ्रैक्शन में क्या होता है ना, 2/5। कैसे पता चला, बिकॉज 20% लिखा हुआ है क्लियरली 1/5। तो अगर 20% इज 1/5 तो 40% हो जाता है 2/5। करेक्ट। तो क्वेश्चन में बोला है एज इनकम इज 40% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर, बेस कौन है, एक्सपेंडिचर। यहाँ पर बेस क्या है, 5 है, तो 5 है। कितना ज्यादा है, 5 से 2 ज्यादा है, बिकॉज 40% इज 2/5। तो इनकम को मैं क्या लूंगा, 7 लूंगा। करेक्ट। तो सेविंग कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो अगर सेविंग 2 हो जाता है, इन दैट केस कैन आई से दैट मेरा सेविंग परसेंटेज होगा 2/7। तो आपको यहां पर क्लियरली दिख रहा है व्हाट इज 1/7, 14.28। व्हाट विल बी 2/7 मल्टीप्लाइड बाय 2। सो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, इट बिकम्स 28.56%, और 28.5% इज बेसिकली योर सेविंग परसेंटेज अगेन। तो अगर आप फ्रैक्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन कितना फटाफट सॉल्व हो जाता है, यू कैन क्लियरली हैव अ लुक ओवर हियर। Correct. So now let's have a look at the third question, the most important question. It's a concept question. The concept question says that is expenditure and income दोनों जो है वो इंक्रीज हो चुका है 10% से, दोनों इंक्रीज हो चुका है 10% से। आपको क्या निकालना है, निकालना है फाइंड द चेंज इन परसेंटेज सेविंग, परसेंटेज सेविंग्स। सेकंड में बोला है फाइंड द चेंज इन सेविंग्स परसेंटेज, एंड लास्ट में पूछा गया फाइंड द चेंज इन सेविंग्स। वेरी सिंपल, ठीक है। तो आप सोचो अगर एक्सपेंडिचर इनकम दोनों इंक्रीज हुआ है 10%, करेक्ट, तो इन दैट केस आप सोचो कि व्हाट पॉसिबली कुड बी द एक्सपेंडिचर, इनकम क्या होना चाहिए था, सेविंग्स कितना होता। हैव अ थॉट प्रोसेस एंड ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन, एंड इन तीनों को जो भी आंसर है, write it in the comment box. I'll have a look and I'll see if you have got them correct or not. So friends, my name is Neil,
and I'm here to help you with your aptitude worries. If you have been following this particular channel, in that case, you know that the mission that at ODCH Apti that we are carrying is that we want that none of you should fail in any of your competitive exam because of aptitude. So please follow this channel. Please subscribe to this channel. If you want personal attention, then we have in the description the link to the WhatsApp group through which you can attend our masterclass, where we take a lot of care and personal attention to people who are pretty weak in aptitude, so that they can build their foundation which they did not build it in the first place, right? So, and if the YouTube videos are sufficient for you, then please keep watching these videos. I'll cover all the concepts that is required to clear any competitive exam that you're writing, no matter what it is. It could be aptitude, it could be arithmetic, as we are doing right now. It could be algebra, it could be geometry, it could be mensuration, it could be higher algebra. सब कुछ cover करेंगे one after the other in very very simple ways, so that your concepts are absolutely clear. I'll see you in the next video. Till then, do take care and make sure that you keep the practice going, my friend, because you know that practice makes a man perfect. The newer saying is that it is actually not practice but perfect practice which makes a man perfect.